मेरा नाम संगीता वर्मा है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई लखनऊ में ही रहकर किया है। मेरी उम्र 30 साल की है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। चेहरा गोल है और मैं जब हंसती हूँ तो मेरे गालों पर गड्ढे हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि मेरी मुस्कान सबको आकर्षित करती है। मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मैंने लव मैरिज शादी की है। मेरे पति का नाम प्रदीप कौर है। वो 32 साल के हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी और मेरे सास ससुर रहते हैं और उनकी बेटी जो कानपुर में अपने ससुराल में रहती है। उसे छोड़कर कुल मिलाकर 4 लोग हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और मेरी सासू माँ का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया, जिससे हमारे घर में शोक की लहर छा गई। अपनी जीवन संगनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा टूट गए थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती तो वो अकेले में बैठ रो रहे होते। मैंने और मेरे पति प्रदीप ने बहुत समझाया कि ऐसा ना किया करो। आप घर के बड़े हो। आपने हमें हौसला क्या देना है, बल्कि खुद ही हौसला हार रहे हो। हमारी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में फिर से रोती रहती। इस तरह से 6 महीने निकल गए, लेकिन बाबूजी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत कठिन काम लग रहा था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए हमारी कानपुर वाली ननंद के घर भेज दिया ताकि उनका मन बहल जाए, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है जब हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो हमारे मन में नई जगह का माहौल घर कर लेता है और घटी हुई घटना कुछ पल के लिए भूल जाती है। वहाँ बाबूजी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते घर वापस आ गए। उनमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब कि उनको बाहर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने अपने बाबूजी में एक खास बदलाव नोट किया कि वो किसी बहाने मेरे शरीर को घूरते रहते थे, या ये कह लो कि छूने की कोशिश करते थे। दिल कर रहा था पति को फोन करके सारी बात बता दूं। फिर सोचा कि अगर मेरे पति मेरे बात पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी। मेरे पास कौन सा कोई सबूत है। यही सोचकर मैं चुप हो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद हो ही गई। मैं बाथरूम में जा रही थी। वहां पहले से ही बाबूजी अंदर थे और दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे कुछ अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। सोच रही थी कि बाबूजी इतना टाइम वहां क्या कर रहे थे। फिर मैं सोची, कहीं बाबूजी, जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई और मैं बिना बाथरूम जाए ही वापिस अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि फोन करके सारा मामला अपने पति को बता दूं। फिर सोचा, नहीं, इस तरह से तो मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी कि तुम हम बाप बेटे को आपस में लड़वा रही हो। बाकी बोलने से क्या हो गया, कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने। किसी के भी कहने से क्या होता है। उस रात मुझे नींद ना आई। बार बार यही बात प्रेशर कर रही थी कि मैं बाबूजी के बारे से अपने पति को कैसे बोलूं। मेरे पति उस दिन रात में मेरे करीब आ रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यह कहकर मना कर दिया और सारी रात जागते हुए ही निकल गई। अगली सुबह पति देव शहर से बाहर 2 दिनों के लिए ऑफिस के एक मीटिंग में चले गए। अब मैं और बाबूजी हम दोनों घर पे रह गए। मेरा डर के मारे एक पल भी कई बरसों जैसा निकल रहा था।
मेरा डरना भी लाजमी था। पूरा दिन भर घर का काम किया और पिछली रात को नींद न आने के कारण अब नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया और मैं अपने बेडरूम में जाकर सो गई। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज ही पहनती थी। लेकिन घर में मैं साड़ी ही पहनती थी। दूसरा, उसे संभालना बड़ा कठिन काम था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, तो मैं अपनी बेडरूम में आकर पंखे के नीचे लेट गई। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। दीवार घड़ी दिन के 4 बज रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कोई हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद सपने में मेरा पति है। फिर मैं एकदम से हड़बड़ाहट में उठी और अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, बाबूजी आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बाबूजी बोले, बहू वो चाय पीने को दिल कर रहा था, इसलिए आवाज लगाई थी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा सो गई होगी, तो मैं सीधा अंदर चला आया। तो मैंने देखा कि तुम सोई हुई थी, तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों में मानो बाबूजी ने अपनी सफाई दे दी हो। मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल धक धक कर रहा था और अपनी चुनरी अपने सिर पे लेकर कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं चाय लेकर आती हूँ। मैंने इतना कहने से शायद उसका दिल टूट सा गया। वो अपने कमरे में चले गए। करीब 10 मिनट बाद मैं एक कप चाय ट्रे में लेकर उनके कमरे में गई। वो अब रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? कुछ तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर को फोन लगाकर बुला लेती हूँ। वो बोले, नहीं बहू, कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल मेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उसकी कमी मुझे महसूस खल रही है। उससे करने वाली बातें मैं किससे करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल कहता है कि मैं अपनी दिल की सारी बातें किसी से शेयर करूं। अब मैं बच्ची तो थी नहीं जो उनकी बातों को समझ नहीं पाती। बाबूजी जिंदगी के मजे लूटना चाहते थे। उनकी बातों से मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि वो सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ कल्पना में भी सोचा कि यदि मेरा पति ना हो तो मैं क्या करूंगी। मैं अपने बाबूजी की जगह खुद को रख कर सोच रही थी। उनकी एक एक बात सच्ची प्रतीत हो रही थी। वो मेरे गले लगकर जोर जोर से रो रहे थे। मेरे दिल में भी अनेकों तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उन पे दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा, इनको खुश कर दूं। घर की इज्जत का ख्याल आ गया। ये भी सोचा कि यदि उन्होंने किसी आस पड़ोस की बहू बेटी को कुछ कह दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर पे ही इसका हल हो जाए। बाबूजी की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनकी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती थी। मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनका न्योता मन में ही कबूल कर लिया, लेकिन घर की इज्जत पे कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनको दे दिया, क्योंकि उनके पसीने की बदबू आ रही थी। वो नहाकर वापिस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे टॉवेल को धोती की तरह लपेटा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने भी हंस के मेरी मुस्कुराहट का जवाब दिया। किसी न किसी तरह वो दिन निकल गया। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उन्हें उनके कमरे में गई तो
रात को शायद तौलिया को लपेट कर ही सो गए। मैंने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुला था। बाबूजी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, बल्कि वही चाय ढक के रख कर चली आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर और बदन पे मल दो, मुझे नहाने जाना है। मुझे उनकी नीयत तो पहले ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रैक्टिकली प्रक्रिया ना होने की वजह से कोई सबूत नहीं था। मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बोला, लो बाबूजी, तेल और लगा लो, खुद ही मैंने कपड़े धोने जाना है। वो बोले, बहू सिर पे तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पे कैसे लगाऊंगा, सो तुम ही कष्ट कर दो। इतना बोलकर वो आंगन में पड़ी खाट पे औधे मुंह लेट गए। मुझे सुबह से ही बहुत गुस्सा था। मैं उनकी पीठ पे तेल लगा रही थी। करीब 5 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, तुम्हारे हाथ तो तेल से भीगे ही हैं। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानते चली जा रही थी और दोनों हाथों से उनकी मालिश करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद सासू माँ जिंदा होती तो ये सब मुझे ना करना पड़ता। इन 2 दिनों में मेरा बुरा हाल है। प्रमोद के बिना तो कैसे रहती, यही हाल बाबूजी माँ के बिना। इन्हें तो 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। सासू माँ को गए हुए हैं। मैं सोचूं इतनी डूबी हुई थी और जब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग गई। वो उठकर मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम चली क्यों आई? कोई बात है तो बताओ। क्या प्रमोद के बिना दिल नहीं लग रहा? मैं हूं ना, बोलो क्या बात, या किसी चीज की कमी है? मैं वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से दरवाजे खोलने गई तो देखा कि प्रमोद आ गए थे। मैं प्रमोद को पकड़कर गले लग गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रमोद मुझसे बहुत दिन से दूर हो गए थे। मैंने प्रमोद को कहा कि मुझे छोड़कर आप अब कहीं मत जाना। प्रमोद ने कहा, हाँ मेरी जान, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके कुछ दिनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रमोद जी बहुत खुश हुए। इसके बाद बाबूजी मुझसे थोड़ा दूर दूर रहने लगे। मेरे पति मुझे महीने में 2 बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते थे। ठीक 9 महीने बाद मेरा बेटा हो गया। बाबूजी और मेरे पति बहुत खुश हुए। बाबूजी मेरे बच्चे के साथ खेलते रहते और मैं घर का काम करती रहती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।